जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत किताब का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा हम लक्ष्मीकांत किताब जो है ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने इसके जो बाकी चैप्टर्स है जैसे फर्स्ट सेक्शन का अब सिर्फ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बचा हुआ है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम सब कवर कर चुके हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स तक। और उसके बाद ये 8th चैप्टर है, उसके बाद जो 9th फंडामेंटल ड्यूटीज़, 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 11 बेसिक स्ट्रक्चर ये भी हम कवर कर चुके हैं और अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। और ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपको ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा हमारे पास। और हम एक नया कोर्स भी शुरू करने वाले हैं, जैसे ज्योग्राफी भी शुरू करने वाले हैं। उसके बाद जो भी करंट इश्यूज़ है उससे भी रिलेटेड वीडियोस जो है मैं वो अपलोड करूँगा। तो अगर आपको करंट इश्यूज़ से जो रिलेटेड जो भी वीडियोस रहेंगे मंथली वीडियोस में डालने की सोच रहा हूँ। तो अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं वो सेक्शन वाइज मैं अपलोड करूँगा। जैसे पॉलिटी के जितने भी अक्टूबर महीने में जितने भी करंट इश्यूज है वो सबसे पहला वीडियो में लेने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वो शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको ये जो आइडिया है ये अच्छा लग रहा हो। तो मैं जितने भी महीने हैं वो सारे मंथ मैं कवर कर लूँगा करंट इश्यूज़ के। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं, मयूर मोगरे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। अब बेसिक फैक्ट्स में क्या आता है, तो सबसे पहले ये जो है पार्ट 4 में दिया हुआ है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन से पार्ट में दिया हुआ है ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स था, हमने पार्ट 3 पूरा कवर कर लिया है। पार्ट 4 है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं हम ये अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो इंडिया ने किससे लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो लिया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इरिश ने वो खुद का है क्या उनका, तो नहीं, उन्होंने भी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। मतलब यहाँ पर एक पूरा लूप बन गया है, जैसे स्पेनिश उससे लिया इरिश ने, उसके बाद लिया इंडिया ने। तो उसके बाद जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने कहा था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये नोवेल फीचर है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, याद रखने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट प्रिंसिपल है ये समझने में काफ़ी मुश्किल जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जितना ईजी हो सकता है, जितना आपको मैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उससे कनेक्ट करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर है कि जो आइडल्स है, अब ये किस लिए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया किस वजह से, तो इसका मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि आइडल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। मतलब ये क्या है, इसका नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जो भी पॉलिसी स्टेट बनाएगा, स्टेट मतलब सिर्फ ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये नहीं आएगा, स्टेट में पूरा एक कंट्री भी आता है। तो ये जो स्टेट है ये जब भी कोई पॉलिसीज बनाएगा, जब भी कोई रूल्स लाएगा, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उन्हें डायरेक्ट करेंगे किस तरीके से आपको पॉलिसीज बनानी है, किस तरीके से आपको काम करना है। अगर आप जो जो गरीब लोग हैं उनके लिए, वीकर सेक्शन के लिए कुछ ला रहे हैं तो वीकर सेक्शन के लिए भी एक जो प्रावधान है वो दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। तो इस तरीके से जब भी कोई पॉलिसीज आएगी, जब भी कोई पॉलिसीज एक स्टेट या फिर गवर्नमेंट लेकर आएगी, तो यहाँ पर कौन से आइडल्स, कौन से डायरेक्टिव्स उन्हें ध्यान में रखने हैं, माइंड में रखने हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज। ये एक फीचर है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको रहना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वीकर सेक्शन के लिए है। तो इस तरीके से जितने भी इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ये, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ जो इस्तेमाल किए हैं ये सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप फोटोज़ से देखकर आप रिलेट कर पाए और आपको ध्यान में रहे। बाकी कोई भी मोटिव नहीं है मेरा। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम एंड हायर आइडल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट।
मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जब आर्टिकल्स देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमी के बारे में भी दिया हुआ है, सोशल लाइफ के बारे में भी दिया हुआ है, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बारे में भी दिया हुआ है, और हायर आइडल्स फॉर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये भी दिए हुए हैं। अब ये कॉन्सेप्ट किस लिए दिए हुए हैं? ताकि जो स्टेट है उसका वेलफेयर हो सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। अब नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर मतलब नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। अब लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है ये। जैसे फंडामेंटल राइट्स का, अगर आप फंडामेंटल राइट आपका वायलेट होता है, ठीक है, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देने से मना कर रही है सरकार, तो उनके अगेंस्ट आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में बोला गया राइट टू वर्क। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, आपका राइट टू वर्क जो है ये वॉयलेट हो रहा है, बराबर है। अब राइट टू वर्क वॉयलेट हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो सरकार के अगेंस्ट में कि मेरा राइट टू वर्क जो है वॉयलेट हो रहा है। मतलब क्या है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब नॉट लीगली एनफोर्सेबल, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर फंडामेंटल जो है इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, तो ये ध्यान में रखना चाहिए हमें कि ये फंडामेंटल इन गवर्नेंस ये डायरेक्ट टू प्रिंसिपल में भी इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही फंडामेंटल इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट प्रिंसिपल में भी दे आर ऑल्सो फंडामेंटल टू गवर्नेंस। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है कि दो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नॉन जस्टिशिएबल है, डायरेक्टली हम कोर्ट में जा नहीं सकते, बराबर है, अगर कोई डायरेक्ट प्रिंसिपल वॉयलेट होता है तो। अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंसिपल पूरा नाम लेने के बजाय मैं यहाँ पर डीपीएसपी लूँगा। तो दो नॉन जस्टिशिएबल नहीं है ये, हम डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते अगर हमारा डीपीएसपी वॉयलेट होता है तो, लेकिन फिर भी कोर्ट जो है उसे ये हेल्प करता है ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो समझ सके, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया है ताकि हमें पढ़ने में आसानी जाए। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल यहाँ पर है। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज़। अब ये आर्टिकल 38 में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सोशलिस्ट कैसे क्या है ये, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, यहाँ पर जो लोग हैं उनका वेलफेयर जो है वो प्रमोट होना चाहिए। अब किस तरीके से होना चाहिए, ताकि जो भी इनइक्वालिटी है, मतलब वो इनकम से रिलेटेड हो सकती है, स्टेटस से रिलेटेड हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड हो सकती है, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है उसे मिनिमाइज़ करना। अगर उसे मिनिमाइज़ कर दिया जाता है तो मतलब क्या होगा, जो वेलफेयर है लोगों का वो प्रमोट होगा, बराबर है। अब किसी की, अगर आपकी सोसाइटी में किसी की इनकम जो है वो एकदम एक महीने की 1 लाख है और किसी की एकदम 5,000 है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। अब ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, किस तरीके से ख़त्म करना है, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, बराबर है। अब अगर स्टेटस है, किसी का स्टेटस बहुत हाई है, किसी का स्टेटस बहुत लो है, तो इसे भी ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ रूल ला सकते हैं, बराबर है, जिससे जो जो वीकर सेक्शन है उनका भी स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगा। अब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबके लिए इक्वल लाना है। जैसे हमें पता है कि रिजर्वेशन लाया गया है, तो रिजर्वेशन किस लिए लाया गया है, ताकि उनका स्टेटस जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, इनकम जो है, उसमें इक्वालिटी जो है वो ला सके, इनइक्वालिटी जो है उसे हटा सके। तो ये हो गया प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस अपॉर्चुनिटीज़, जो कि आर्टिकल 38 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 38 ध्यान में रखिए। 8 गेट, इससे आप याद रख सकते हो आर्टिकल 38। 8 गेट, गेट मतलब क्या है, जो भी इनइक्वालिटी रहेगी, मतलब ये गेट के इधर साइड पूरे रईस लोग हैं, ये गेट के उस साइड पूरे गरीब लोग हैं, तो ये जो गेट है ये खोल देना है उन्हें। तो कैसे भी याद रखना है, आप कैसे भी याद रख सकते हो, जिस तरीके से मैंने याद रखे उस तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये मतलब क्या है, जो भी इनइक्वालिटी रहेगी उसे ख़त्म करना है, और यहाँ पर लोगों का जो वेलफेयर है वो प्रमोट करना है। उसके बाद टू सिक्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। अब यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए चीज़ें था आर्टिकल 39 में, और आर्टिकल 39 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है यहाँ पर, तो एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल द सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए लाइवलीहुड ये प्रोवाइड करना है हमें। तो आप फार्मर का जो चेहरा है वो याद रख सकते हो, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि लाइवलीहुड जो है उनके लिए कितना ज़रूरी है। यहाँ पर सब्सटेंशियल फार्मिंग अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें जो बेचना पड़ता है, जो भी प्रोडक्टिविटी हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। अगर फार्मर्स के लिए इस तरीके का सोर्स हमें बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ये सिर्फ नेचर पे डिपेंडेंट रह के नहीं होगा, यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी आसान हो जाए उनके लिए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, उसके जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वो उनके लिए बढ़ा सकते हैं, ताकि जो भी पेरिशेबल चीज़ें होती है वो अच्छे से स्टोर करके रख सके, ताकि जल्दी से ख़राब ना हो। और उसके बाद जो भी उनके लिए हमें जो ग्रेन्स है वो हम अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, रिफाइंड ग्रेन प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र्स है, जिस तरीके से अभी सरकार जो है उसके लिए काम कर रही है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें। तो ये जो चीज़ें हैं जैसे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करना, डीबीटी में प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें जो है ये जैसा हमने फर्स्ट देखा था कि जो भी पॉलिसीज़ लाती है तो हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ध्यान में रख सकते हैं। तो ये एग्जांपल बताया मैंने आपको, ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब किसी के हाथ में बहुत ज़्यादा आ गया है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज है वो इक्विटेबल होना चाहिए, बराबर है। मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल रिसोर्सेज मिल जाएगा उसे, फ्रॉड करके या किस तरीके से भी। लेकिन जो गरीब है वो अपने हक का भी चीज़ जो है, हक की भी चीज़ वो भी नहीं मांग सकता है, मटेरियल रिसोर्स ले सकता है। तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जो भी वेल्थ है उसका प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के हाथ में बहुत ज़्यादा वेल्थ चली गई है और एक के हाथ में कुछ भी वेल्थ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैकलीन को किक मूवी के लिए 1 करोड़ मिल रहे हैं और सलमान खान को 50 करोड़ मिल रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए यहाँ पर, भले ही वो इंसान मैन हो या फिर वीमन हो। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट अब्यूज़। जो भी अब्यूज़ होता है, ठीक है, जो भी अब्यूज़ होता है जो भी वर्कर्स के साथ या फिर जो भी चिल्ड्रन के साथ, वो जो है उनके लिए एक हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, ये उन्हें प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, मतलब इस तरीके का अब्यूज़ जो है उनके साथ नहीं होना चाहिए। जो भी चाइल्ड अब्यूज़ होता है, जो भी वर्कर्स का अब्यूज़ होता है, मतलब उन्हें काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अगर काम करने के बाद भी पेमेंट नहीं दी गई तो उसे हम कहते हैं बेगर, बराबर है, जो हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था। तो ऐसी बेगर जो होती है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो चिल्ड्रन है उनका भी अब्यूज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, यहाँ पर हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है उनका उनका प्रिजर्व करना चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब यहाँ पर जो भी हेल्थ डेवलपमेंट है चिल्ड्रन का वो अच्छे से होना चाहिए। वो कैसे होगा, अगर हम उन्हें प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से रखें, जो खाना खा रहे हैं वो लोग वो हाइजीनिक तरीके से खाएं, उनकी रेजिस्टिविटी पावर जो है, वैक्सीन्स उन्हें बराबर प्रॉपरली मिले, ताकि उनकी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके, बराबर है, उनकी डे टू डे लाइफ जो है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। वो किस तरीके से होगी, अगर हम उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, उन्हें उनकी जो मेंटल एक स्टेटस है वो अच्छा बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाएगा तो हर एक चीज़ बाकी लोगों को देखकर उन्हें ये पता चलेगा कि हमें भी हाइजीन रहना चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें पता चलेगी और फिर आगे क्या हो सकता है, जब उन्हें नॉलेज आ जाएगा तो अच्छी तरीके से वो जॉब कर सकते हैं। अच्छी जॉब करेंगे तो अच्छी इनकम आएगी, अच्छी इनकम आएगी तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अब इस तरीके से आपको हर चीज़ जो है एनालाइज करनी पड़ेगी, ताकि आपको सिर्फ प्री ही नहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से भी सोचना पड़ेगा, ताकि मेंस में आंसर राइटिंग करोगे तो किस तरीके से करोगे, बराबर है। यहाँ पर प्री में भले ही फैक्चुअल चीज़ों से आप प्री पास हो जाओगे, लेकिन आपको मेंस में काफ़ी एनालिटिकल दिमाग रखना पड़ेगा। तो अभी से शुरुआत कर दो उस तरीके से। हर एक जो पॉइंट होता है वो सोर्स उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, ये 3 पर्सपेक्टिव में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए हर पॉइंट को, ताकि आपका जो दिमाग है वो अपने आप एनालिटिकली सोचने लग जाएगा और आपको हर पॉइंट के रीज़न जो है वो अपने आप मिलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से आर्टिकल 39 जो है वो इन सब चीज़ों में डिवाइड होता है। तो आपको फोटोज से याद रख सकते हैं आप, बराबर है। पहला लाइवलीहुड है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस है, तीसरा इनकम का है, बाद में वीमेन और मैन जो है उनका इनकम के बारे में है, बाद में उसके बाद जो
वर्कर्स चाइल्ड अब्यूज़ होता है उसके बारे में, बाद में हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन उसके बारे में। तो अभी मैंने फ़ोटोज़ को देखकर ही ये देखा है सारा का सारा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद सोशलिस्ट प्रिंसिपल और कौन सा आता है, तो आर्टिकल 39A। हमने आर्टिकल 38 देख लिया, 8 गेट जो भी इनइक्वालिटीज़ है वो ख़त्म करनी है। 39 जो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी वो। आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब यहाँ पर इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना है एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, बराबर है, यहाँ पर जस्टिस के बारे में। अब यहाँ पर 39 9 मतलब क्या आता है, माइन। अगर आप ये देखोगे राइम देखोगे तो 9 माइन आता है। मैं मतलब क्या है, मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। मेरे साथ सब अच्छा होना चाहिए, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या है कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, बराबर है। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे साथ जितने भी हो सब जस्टिस होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो आर्टिकल 39A के बारे में। मतलब यहाँ पर जस्टिस सबको मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलना चाहिए जो भी गरीब लोग हैं उन्हें, बराबर है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वही वंचित होते हैं जस्टिस से, कहीं भी जाएंगे तो उन्हें जस्टिस मिलता नहीं है, बराबर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पुअर के लिए दी गई है। तो यहाँ पर जैसे मनरेगा स्कीम है, बराबर है। मनरेगा स्कीम क्या कर रही है, मनरेगा स्कीम जो भी लाइवलीहुड नहीं मिल रहा था, मतलब राइट टू वर्क जो हमारे डायरेक्ट प्रिंसिपल में दिया हुआ है, उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मतलब मनरेगा है, बराबर है। राइट टू वर्क मतलब जितने भी अनस्किल्ड लेबर्स है, अनस्किल्ड गरीब लोग हैं, उन्हें यहाँ पर काम मिल रहा है। काम मिल रहा है मतलब पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है, बराबर है। वो बढ़ रहा है मतलब उनकी जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। उसके बाद टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड सिकनेस। अब यहाँ पर क्या है, टू सिक्योर राइट टू वर्क मतलब राइट टू वर्क काम करने की चीज़ है यहाँ पर। टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज सिकनेस। पब्लिक असिस्टेंस भी मिलना चाहिए कब, जब आपकी ओल्ड एज हो जाएगी या फिर आपको सिकनेस रहेगी उस टाइम पे। अब यहाँ पर देखिए 41 है, बराबर है। 41 मतलब यहाँ पे 1। अब आपको ये तो रेंज तो पता रहेगी, बराबर है। रेंज पता है आपको 36 से लेकर 51 तक है, बराबर है। अब कुछ कुछ आर्टिकल जो है वो आपको ध्यान में ही रखने होते हैं, जैसे आर्टिकल 39 ये आपको ध्यान में ही रखना होगा कि बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा है मतलब आपको अपने आप पता चल जाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है, आपको फोटोज अपने आप दिमाग के सामने आ जाएंगे। अब आर्टिकल 41 जो है, 1 मतलब क्या है, 1 मतलब सन, सूर्य के नीचे आप काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा। इमेजिन कीजिए, आपको किसी भी तरीके से याद रखना है तो इमेजिन कीजिए, मतलब राइट टू वर्क आ रहा है 41 में। तो यहाँ पर टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज या फिर सिकनेस। इस तरीके से आप 41 आर्टिकल जो है वो राइट टू वर्क से रिलेटेड है। राइट टू वर्क, आप काम करोगे तो क्या होगा, आप काम करोगे तो आपके बच्चे जो है, आपके बच्चे बराबर प्रॉपर एजुकेशन ले पाएंगे। प्रॉपर एजुकेशन लेंगे उसके बाद क्या होगा, वो अपने काम में गुंज जाएंगे। अपने काम में गुंज गए उसके बाद क्या होगा, जो आप हो, आप तो यहाँ पर अकेले रहोगे क्योंकि वो तो फॉरेन कंट्री में चला जाएगा फिर पढ़ने के लिए, या फिर सिविल सर्वेंट बन के कहीं भी ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो आप यहाँ पर अगर आपकी कोई जॉब है, अगर आप साथ में नहीं रह पा रहे हो उसके, तो आप अकेले रहोगे। अकेले रहोगे मतलब क्या है, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको पब्लिक असिस्टेंट के लिए, ओल्ड एज में सिकनेस वगैरह होगी तो उसके लिए आपको पब्लिक असिस्टेंट लगेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से याद रखो, ठीक है। मतलब राइट टू वर्क 41, 1 सन के नीचे आप काम कर रहे हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यहाँ पर क्या है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशंस टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यहाँ पर इस तरीके से प्रोविजन देने हैं, इस तरीके से ह्यूमन कंडीशन बनानी है जिससे कि आप जो काम है वो अच्छे से कर पाओ, बराबर है। एंड मैटरनिटी रिलीफ भी आपको मिलना चाहिए। अब इसमें क्या है 42, टू मतलब क्या है, टू से क्या ले सकते हो आप, शू। अब ये जो राइमिंग है ये आपको एक प्रॉपरली बिठा लेने हैं, उस वजह से आप कनेक्ट कर सकते हो कैसे भी। अब टू से शू आता है, तो शू मतलब क्या है, आपको काम करने पहले आप राइट टू वर्क कर रहे थे, बराबर है, सूर्य के नीचे, तो आपके पैरों में कुछ भी नहीं था, आपकी एकदम वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब थी राइट टू वर्क की। लेकिन टू शू आ गए आपके पैरों में तो आपकी वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी हो गई। अब आपके जो पैर है वो जल नहीं रहे हैं, बराबर है, पैर है अब जो अच्छी कंडीशन में आ रहा है। मतलब क्या है कि कंडीशन जो है काम करने की, कंडीशन टू वर्क, ये अच्छी हो रही है। और मैटरनिटी रिलीफ यहाँ पर, ठीक है। अब आप काम अच्छा करोगे तो ऑब्वियस मैटरनिटी रिलीफ तो आएगी, पैसा आ जाएगा क्योंकि आपके पास। तो इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। इसमें क्या आ रहा है, टू सिक्योर लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स।
अब यहाँ पर क्या है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिविंग वेजेस, आपके जो लिविंग वेजेस है वो आपको यहाँ पर सिक्योर हो रहे हैं। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है आपका, एक सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी आपके बढ़ रहे हैं फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 43 बराबर है। 43 मतलब क्या है, ट्री। अब आपने पहले 41 में क्या हुआ था, सन, सूर्य के नीचे आपने काम किया, राइट टू वर्क आया, बराबर है। 42 मतलब क्या है, शू, आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो ज़्यादा बढ़ गई, पैसा आया, मतलब मैटरनिटी रिलीफ मिल गया आपको पैसा आने की वजह से। उसके बाद आपको मतलब, हाँ वैसे ही। तो अब 43 मतलब क्या है, 3 मतलब ट्री, ट्री के नीचे अब आपने जो काम किया, ठीक है, अब यहाँ पर काम किया तो आपको अब इसका जो पैसा है वो मिलने वाला है, मतलब लिविंग वेजेस मिलने वाले हैं आपको। तो वो जो लिविंग वेजेस है, अब आपने इतना काम किया सूर्य के नीचे, तो अब आपको शांति चाहिए कहीं पर, तो बराबर है, तो आपको शांति चाहिए, तो अब पैसे जो है, पैसे जो मिले वो गिनने के लिए कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे। मतलब 3 मतलब ट्री, ट्री के नीचे आप क्या कर रहे हो, पैसे गिन रहे हो, जो आपको लिविंग वेजेस मिला है वो। टू सिक्योर लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। अब आप किसी भी तरीके से कोई भी ट्रिक लेके आप याद रख सकते हो, याद रखना ज़रूरी है, आप किसी भी तरीके से याद रखो इसे। तो अब यहाँ पर लिविंग वेजेस से है, अब लिविंग वेजेस, अगर आपको लिविंग वेजेस आएंगे, अब आप एक एक कोई भी पॉइंट जो होता है सेंटेंस का, वो आप कनेक्ट कर लो आर्टिकल में का, उसके बाद के जितने भी पार्ट्स है वो आप कनेक्ट कर सकते हो, बराबर है। जैसे पैसे आएंगे आपके पास तो मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा, उस तरीके से लिविंग वेजेस आपके हाथ में आ गए, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके पास बढ़ गई, क्योंकि आप दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, बराबर है। तो इस तरीके से जो वर्कर्स के लिए कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ गई, क्योंकि क्या है, अब आपको जो सोशल लाइफ रहेगी उसमें आपका एक दबदबा रहेगा कि ये इंसान कमाता है, बराबर है, कमाता है, मतलब दबदबा रहेगा, मतलब कल्चरल जो भी कल्चरल इश्यूज होंगे। अब आपके बच्चे का बर्थडे है तो आप पहले सिर्फ डीजे लगा सकते थे, खाना नहीं दे सकते थे, तो आप खाना भी दे पाओगे, ठीक है। कोई भी एकदम इमोशनल नहीं होगा, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से भी समझना है हमें। उसके बाद आता है टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 43A, 3 मतलब आपने इसके नीचे तो पैसे ले लिए आपने ट्री के नीचे। अब आपने जब पैसे ले लिए तो आपके पास इतने पैसे हो गए कि अब आपको वहाँ पर सूर्य में रह के काम नहीं करना है, अब आपको इंडस्ट्रीज में काम करना है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको काम करना है। टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यहाँ पर इंडस्ट्रीज में आपको काम करने का मौका मिल गया, मतलब आर्टिकल 43A, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्टिकल 47 के हिसाब से आ रहा है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन जो है उसकी लेवल आपको रेज करनी है, बराबर है। उसकी लेवल कैसे रेज होगी, जैसे आपने पैसे कमा लिए, आपके हाथ में पैसे आ गए, पैसे आने के बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पहले आप सिर्फ दाल खाते थे, बराबर है, तो अब आपके पास पैसे आ गए तो आप सोचेंगे कि नहीं, अब मैं सिर्फ दाल नहीं खाऊंगा, मैं अब सब्जी भी खाऊंगा, तो आप सब्जी भी लेकर आ गए। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। अब न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियस है, पहले आपके बाइसेप नहीं थे, तो अब सब्जी खाओगे तो आपके बाइसेप भी आ जाएंगे। तो उसके बाद क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ रहा है, बराबर है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपके बाइसेप आ गए, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह रही है, आप जिम जा पा रहे हो ना, तो आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रह रही है, तो मतलब क्या है, पब्लिक हेल्थ जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पर अब 7 मतलब क्या है, हेवन, याद रख सकते हो राइम में, 7 मतलब हेवन। तो यहाँ पर हेवन जो है, हेवन मतलब क्या है, आपको आपको अगर हेवन में जाना है, ठीक है, हेवन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कोई भी ऐसे रिलीजियसली नहीं लेगा इसे, पर हेवन में जाना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करने के लिए मतलब क्या है, आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक पार्ट आपने ले लिया यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है उसमें का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से बढ़ेगा, तो आपके पास पैसे आने के बाद, बराबर है, मतलब आपने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा दी, पैसे आ गए, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा दी, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ा दी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, मतलब हेल्थ फैसिलिटी जो है वो बढ़ गई, बराबर है। तो इस तरीके से आप 47 आर्टिकल याद रख सकते हो। 7 मतलब हेवन, हेवन में जाने के लिए आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, बराबर है, कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, यहाँ ये खत्म होता है, मतलब हमने जितने भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे वो हमने यहाँ पर देख लिए सारे के सारे, ठीक है। मतलब आर्टिकल आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 38 मतलब गेट इनइक्वालिटीज़ का, 39 वो बहुत सारा जो बड़ा वाला है वो, बराबर है। उसके बाद 43, 43A, 47, 41 कौन सा था, सन, राइट टू वर्क, बराबर है।
2 शू मतलब आपकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बराबर है। 3 मतलब ट्री, आपने लिविंग वेजेस ले लिए पेड़ के नीचे। 43A मतलब क्या है कि पार्टिसिपेशन, मतलब आपको अब लिविंग वेजेस मिल गए, अपनी इतने पैसे आ गए कि आपको वहाँ पे काम नहीं करना है, सूरज के नीचे काम नहीं करना है, आपको इंडस्ट्रीज में जाके काम करना है। उसके बाद 7 हेवन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जितने भी आर्टिकल्स है वो याद रख सकते हो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल के है ये सारे आर्टिकल्स। तो अब जो बाकी के जो है, मतलब जैसे गांधीयन प्रिंसिपल आएगा, उसका इकोनॉमी से क्या रिलेटेड है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे मैंने आपके साथ साथ में ट्रिक्स भी बता दी कैसे याद रखना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी आर्टिकल्स है वो अपने आप याद ही हो गए होंगे अभी यही वीडियो में। तो आप फिर से एक बार देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके सामने जो अच्छे वीडियोस है इस तरीके की ट्रिक्स के साथ वो लाने की कोशिश करूंगा। आप गांधीयन प्रिंसिपल जो आएगा उसमें भी गांधीयन प्रिंसिपल की भी एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ईजिली याद हो जाएगा गांधीयन प्रिंसिपल जो है वो भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में डायरेक्ट प्रिंसिपल के। तब तक के लिए जय हिंद, और प्लीज़ आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय, जय हिंद।